हिंदुस्तान अखबार शनिवार 16 मई 2026। एमजे अकबर का पहला लेख है, ट्रंप की चीन यात्रा से क्या हासिल। जनवरी में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की राष्ट्रीय यात्रा की तारीखें तय हुई थीं, जो मार्च की थीं, तब वह खुद को दुनिया का शहंशाह समझ रहे थे। यूं भी अपनी शेखी बखारना उन्हें खूब पसंद है, यहाँ तक कि वह खुद को चमत्कारी इंसान समझते हैं, जो प्रभु यीशु की तरह बीमारों को ठीक कर सकता है। बहरहाल, फरवरी में उन्हें लग रहा था कि बीजिंग में उन्हें बड़ी जीत मिलेगी, क्योंकि उनकी एक जेब में वेनेजुएला है और दूसरी में ईरान। ट्रंप के लिए युद्ध स्थायी शांति हासिल करने का जरिया था। वह सोचते थे बमबारी से ईरान का नेतृत्व खत्म हो जाएगा और ईरानी लोग अमेरिकी संरक्षण में लोकतंत्र की मांग करते हुए बगावत करेंगे। सबसे अहम बात, तेल की कीमतें इतनी गिर जाएंगी कि हर अमेरिकी खुशी से झूम उठेगा। अफसोस, अमेरिकी सदर को कोई यह बताना भूल गया कि जंग की एक सबसे खतरनाक बात है कि उसकी अनिश्चितता। बीजिंग पहुंचने से पहले ही ट्रंप के चीन के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर चुके थे और ईरान युद्ध को रोकने के लिए उससे मदद की गुहार लगा रहे थे। उधर मेजबान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान पर अपना पुराना रुख दोहराते रहे। हमेशा की तरह बदली परिस्थितियों को स्वीकार करने में असमर्थ ट्रंप ने बीजिंग रवाना होने से पहले कहा, उन्हें ईरान के मामले में चीनी मदद की कोई दस्तार नहीं है। हालांकि उनके विदेश मार्को रूबियो ने अधिक साफगोई बरती। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करवाने में चीन की हमारी मदद करनी चाहिए। नतीजतन ट्रंप ने फिर अपना बयान बदला और कहा, चीन शायद अधिक सक्रिय होना चाहता है। जाहिर है, फरवरी की खुश फहमी मई आते आते निराशा में बदल चुकी थी। शिखर सम्मेलन में चीन ने सहमति जताते हुए अपनी शर्तें रखीं। अमेरिका और चीन दोनों इस बात पर राजी हुए कि हॉर्मुज़ जलमार्ग का सैन्यीकरण नहीं होना चाहिए और इसको सबके लिए खुला होना चाहिए। मगर चीन अमेरिका साझा बयान में ईरान यूरेनियम भंडार का कोई जिक्र नहीं है, जिसका मतलब है कि वे मानते हैं तेहरान से बातचीत के बिना इस मसले का हल नहीं हो सकता है। चीनी राष्ट्रपति ने ताइवान को लेकर अमेरिका पर सीधा हमला बोला और दो टूक कहा कि ताइवान के मुद्दे पर वाशिंगटन यदि बीजिंग से सहमत नहीं हुआ तो दोनों देशों के बीच टकराव, यहाँ तक कि संघर्ष हो सकते हैं, जिससे पूरा रिश्ता गंभीर खतरे में पड़ जाए। कूटनीतिक जुबान में इससे साफ कुछ और नहीं कहा जा सकता। यह चीन द्वारा भारत को मानो यह कहने के बराबर है कि अगर नई दिल्ली हिमालयी सीमा की चीनी परिभाषा नहीं मानती तो झड़पें होंगी और रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। मुमकिन है ईरान में अमेरिका की हालत देखकर शी जिनपिंग को यह लगा हो कि उन्हें स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। हालांकि ट्रंप के साथ अभी और बुरा होना बाकी था। चीन ने अमेरिका को कमज़ोर होती ताकत बताकर ट्रंप को अपमानित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया ट्रूथ की अपनी पोस्ट में इसकी पुष्टि की और लिखा है, चीन ने शालीनता से अमेरिका को शायद एक कमज़ोर होती महाशक्ति बताया है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि यह टिप्पणी बाइडेन शासन के समय में अमेरिका के लिए की गई थी, उनके दौरे के लिए नहीं। उन्होंने आगे यह भी लिखा कि लेकिन अब अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। हालांकि ट्रंप प्रशासन के लोग ही शायद ट्रंप की इस बात को सहमत होंगे। ईरान पर ट्रंप के हमले का सबसे अनपेक्षित नतीजा यह निकला कि सैन्य अभियान में साझेदार रहे इजरायल को सभी शांति वार्ता से बाहर कर दिया गया है।
चाहे वह वार्ता पाकिस्तान में हुई हो या फिर बीजिंग की ओर रुख करती दिख रही हो। बेंजामिन नेतन्याहू शायद राष्ट्रपति ट्रंप को यह विश्वास दिलाने की सार्वजनिक कीमत चुका रहे हैं कि सैन्य कार्रवाई के जरिए तेहरान को शिकस्त देना बहुत मुश्किल नहीं है, जबकि यह साफ हो चुका है कि ईरान की क्षमताओं का सटीक आकलन करने में तेल अवीव और वाशिंगटन दोनों बुरी तरह मात खा गए। इजरायली प्रधानमंत्री के उस इंटरव्यू ने मुझे घोर आश्चर्य हुआ था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि उन्हें इस बात का दूर दूर तक अंदेशा न था कि ईरान अपनी युद्ध रणनीति में हॉर्मुज जलमार्ग का भी इस्तेमाल कर सकता है। इस लापरवाही की भारी कीमत दुनिया को चुकानी पड़ी है और इसका असर वैश्विक स्तर पर अमेरिका की छवि पर पड़ रहा है। शिखर बैठक में चीनी सत्र मुस्कुराते रहे और उन्होंने इशारों में यह बता दिया कि बदले समीकरण में चीन एक महाशक्ति बन गया है। सम्मेलन को कवर करने वाले यूरोपीय पत्रकारों ने बताया कि राजकीय भोज के समय अपने भाषण में ट्रंप विनम्र दिखे और उन्होंने मंदारिन में रूबियो के नाम पर की स्पेलिंग यूँ बदल दी, जिसका अर्थ मूर्ख या लापरवाह होता है। बेशक इस भोज में राष्ट्रपति ट्रंप का पसंदीदा चीनी व्यंजन परोसा गया था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों ने निश्चय ही इस बात पर गौर किया होगा कि बीजिंग में ट्रंप की भाषा कितनी नरम पड़ गई है, जबकि बैठकों के दौरान उन्हें व्यक्तिगत कटाक्ष और अपमान भी सहना पड़ा है। रही बात दिल्ली की, तो हाथी दिलचस्पी से यह देख रहा है कि पुनर्जीवित ड्रैगन किस तरह सकुचाते अमेरिका ईगल से बातचीत कर रहा है। चीनी राष्ट्रपति ने बेहद शांत भाव से कहा है कि वाशिंगटन ताइवान पर चीन के रुख को यदि नहीं मानता है तो टकराव या संघर्ष हो सकते हैं। हालांकि वहां कोई तात्कालिक खतरा नहीं है, मगर तनाव के अन्य मुद्दों के साथ जुड़कर यह संघर्ष की बजाय बन सकता है। इससे अधिक चिंताजनक बात यह है कि दोनों देश दुनिया के कुछ हिस्सों को अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांटने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से चीन के हितों का पोषण कर रहा है उससे महाशक्ति बनने का उसका रास्ता साफ होता है। हालांकि शी जिनपिंग ने साफ कर दिया कि बीजिंग पहले से ही खुद को महाशक्ति मानता है। बहरहाल अमेरिका और चीन ने भले इस बात का जिक्र किया हो, लेकिन एक नई दो ध्रुवीय दुनिया में चीन अब रूस की जगह ले चुका है। लिहाजा भारत को अपने विकल्पों का सावधानीपूर्वक और तार्किक आकलन करना होगा। अगला लेख है परीक्षा सुधार का समय। भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोई भी कोशिश सराहनीय है। मेडिकल प्रवेश की परीक्षा को लेकर सवालों के अंबार लगे हुए हैं, जिनका जवाब सरकार को ठोस कदम उठाकर देना चाहिए। शुक्रवार को सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन ढंग से कराने का फैसला लिया है। ध्यान रहे, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन ढंग से होती है और उसे लेकर कभी सवाल नहीं खड़े होते हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में प्रश्नोत्तर पुस्तिका और कागज कलम का प्रयोग होता है। प्रश्नों की हार्ड कॉपी के लीक होने की आशंका रहती है। अब जिस तरह से पेपर लीक की जांच हो रही है, जो शर्मनाक तथ्य सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए बीते वर्षों में हुई नीट या मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को 100% ईमानदार नहीं माना जा सकता। पेपर लीक में जैसे लोग पकड़े जा रहे हैं, उससे यही लगता है कि पेपर लीक का एक पूरा गिरोह परीक्षा तंत्र में सेंध मारे बैठा है। देश के भविष्य और सम्मान से खिलवाड़ करने वाले किसी गिरोह के सांस लेने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। यह परीक्षा द्रोह के किसी भी सूरत में देशद्रोह से कम नहीं है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का जो वायदा दोहराया, उसे साकार रूप देने की जरूरत है। केवल छात्र ही नहीं, पूरा देश परीक्षाओं को बेदाग बनाने के पक्ष में है। चोरों को ठिकाने लगाने और मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए पेपर लीक पर पूरी तरह से लगाम लगाने के तमाम प्रबंध होने चाहिए। परीक्षा लेने वाले एजेंसी एनटीए की कमियों को दूर करने के साथ ही उसे पूरी तरह से जिम्मेदार बनाने की ज़रूरत है। अगले महीने जब 21 जून को नीट यूजी 2026 का आयोजन होगा, तब किसी छात्र को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। बीती 3 मई को हुई परीक्षा के रद्द होने से छात्रों को जो तकलीफ हुई है, उसकी हर संभव भरपाई करने की ज़रूरत है। स्नातक चिकित्सा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 22 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को एक बार फिर परीक्षा से गुजरना होगा। इन तमाम परीक्षार्थियों के साथ एक ही देश को भी आश्वस्त करने की ज़रूरत है। परीक्षा पर विश्वास की बहाली कैसे होगी? जो लोग पेपर लीक में शामिल हैं, उन्हें कठोर दंड देकर भी विश्वास की बहाली संभव है। यह भी देखा जाए कि पेपर लीक की जो घटनाएं पहले हुई हैं, उनके दोषियों का क्या हुआ। पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई अगर दोषियों को कड़ी सजा दिला पाती है, तो इससे पूरी शिक्षा जगत का भला होगा। ध्यान रहे, भारत में परीक्षाएं महंगी भी हो गई हैं और परीक्षा देने वालों की संख्या भी साल दर साल बढ़ती चली जा रही है। परीक्षा लेने वाली एजेंसियां छात्रों से कमाई भी कर रही हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अर्थात एनटीए ने अपने संचालन के पहले 5 वर्षों में परीक्षा शुल्क से 448 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि अर्जित की है। छात्रों से प्राप्त राशि के 87.2% इसके हिस्से का ही इस्तेमाल हुआ है। बेशक बची हुई धनराशि का उपयोग परीक्षाओं को दुरुस्त बनाने के लिए किया जा सकता है। यह मामला बहुत गंभीर है। उत्तर भारत में पेपर लीक की घटना हुई है, तो दक्षिण में फिर शिकायती स्वर उठे हैं। दक्षिण के राज्य अपने स्तर पर परीक्षा व्यवस्था चाहते हैं। क्या परीक्षाओं के राष्ट्रीय स्वरूप को बेहतर क्षेत्रीय स्वरूपों में बांटा जा सकता है? कुल मिलाकर परीक्षाओं को शुचिता को युद्ध स्तर पर सुनिश्चित करने की जरूरत आन पड़ी है। अगला लेख है संविधान में संशोधन। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने देश के संविधान में कतिपय आवश्यक संशोधन करने के लिए भारतीय संसद में एक विधेयक पेश किया है। संविधान पर पिछले 15 महीनों से अमल हो रहा है और देश के न्यायालयों ने इस बीच कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जिनको देखते हुए सरकार ने यह महसूस किया है कि संविधान की कुछ धाराओं में संशोधन किए जाना चाहिए। कुछ लोग इस बात का सख्त विरोध कर रहे हैं कि सरकार संविधान में संशोधन करने में जल्दबाजी का परिचय दे रही है। संविधान एक स्थायी वस्तु है और यदि थोड़ी भी असुविधा मालूम होते ही उसमें परिवर्तन किए जाने लगे तो उसका महत्व ही क्या रह जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि देश में निकट भविष्य में आम चुनाव होने जा रहे हैं, अतः उनके हो चुकने के बाद ही संविधान में संशोधन किया जाता तो लोकतंत्री भावना की दृष्टि से ज़्यादा अच्छा होता। इन आपत्तियों में वजन होते हुए भी संविधान में संशोधन की आवश्यकता से हम इनकार नहीं कर सकते। देश के व्यापक हितों का तकाजा होने पर भी किसी भी संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर जिस असेंबली ने संविधान स्वीकार किया, वह थोड़े हेर फेर के साथ संसद के नाम से काम कर रही है, अतः उसका संविधान में संशोधन करना अनुचित नहीं माना जाना चाहिए। जमींदारी प्रथा खत्म करने और भूमि व्यवस्था में सुधार करने के लिए राज्यों की विधानसभाओं के कुछ कानून मंजूर किए हैं, किंतु इन कानूनों को मुकदमेबाजी का विषय बना दिया गया है और उन पर अमल होने में कठिनाइयाँ
उत्पन्न कर दी गई हैं। केंद्रीय और राज्य सरकारें भूमि सुधार को बहुत आवश्यक मानती हैं और यह विषय आवश्यक है भी, क्योंकि उसके साथ देश के लाखों किसानों का हित संबंध है। न्यायालयों ने राज्यों के इस किस्म के कानून के संबंध में विरोधी फैसले दिए हैं। उदाहरण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जमींदारी उन्मूलन कानून को नियमित ठहराया है, जबकि पटना हाईकोर्ट ने बिहार के ऐसे ही कानून को अनियमित घोषित कर दिया है। अवश्य ही सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय द्वारा इस विरोध का निराकरण कर सकता है, किंतु सरकार यह चाहती है कि विधानसभाओं के भूमि सुधार संबंधी कानून बनाने के अधिकार को निर्विवाद रूप से स्थापित कर दें। शिवल भारतीय का लेख है। अब ज़्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे शहरी बच्चे। साल 2050 तक दुनिया की लगभग आधी आबादी दूर तक देख सकने में की अपनी क्षमता गंवा देगी। यह किसी शोध पत्र का निष्कर्ष नहीं है, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का आकलन है। मायोपिया नामक यह बीमारी आज तेज़ी से फैल रही है। देश के शहरी इलाकों में हर 5 स्कूली बच्चों में से एक ब्लैक बोर्ड को साफ साफ नहीं देख सकता। उनमें से ज़्यादातर को इस बात का पता भी नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें सिरदर्द होता है तो वे समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई बेहद मुश्किल काम है। माता पिता को लगता है कि बच्चे का ध्यान भटक रहा है और शिक्षक को लगता है कि बच्चा मंदबुद्धि है। कोई उनकी आंखों की जांच नहीं कर पाता। निकट दृष्टि दोष तब होता है जब आई बॉल कुछ लंबी हो जाती है। इस कारण रोशनी रेटिना पर पड़ने के बजाय उसके आगे पड़ती है और दूर की चीज़ें धुंधली दिखने लगती हैं। चश्मा लगाने से यह समस्या कुछ हद तक ठीक हो जाती है, लेकिन चश्मा नज़र को ठीक करता है, आई बॉल को लंबा होने से नहीं रोकता। अधिकतर लोग इसी बात को नज़रअंदाज करते हैं। जब बचपन में मायोपिया होता है तो खतरा और अधिक बढ़ जाता है। अत्यधिक निकट दृष्टि दोष वाली आँखों में रेटिना पतला हो जाता है। ऐसे में रेटिना के अलग होने का जोखिम बढ़ जाता है, जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ग्लूकोमा, मैकुलर डिजनरेशन और कुछ गंभीर मामलों में स्थायी तौर पर रोशनी जाने का खतरा बढ़ जाता है। आज बच्चों के चश्मों का नंबर इसलिए हर साल बढ़ रहा है क्योंकि अब उनकी जीवन शैली बदल रही है। मायोपिया का पहला कारण है स्क्रीन को लंबे समय तक लगातार देखना। इंसानी आँखें घंटों तक नज़दीकी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं बनी हैं। जब ऐसा होता है तो फोकस को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां सिकुड़ी रह जाती हैं। यह लगातार पड़ने वाला खिंचाव समय के साथ आई बॉल को लंबा कर देता है। जो बच्चा दिन में 6 घंटे स्क्रीन पर बिताता है उसकी आंखों पर तनाव रहता है। नतीजतन उसकी आंखें इसी में ढल जाती हैं। कोरोना महामारी के दौरान यह खूब दिखा था कि बच्चे 2 साल तक ऑनलाइन क्लास करते रहे। सन 2021 से सन 2022 में भारत में 5-6 साल के बच्चे में मायोपिया के नए मामले में अचानक तेज़ी से वृद्धि देखी गई थी। दूसरा कारण है बाहरी गतिविधियों में कम समय देना। दरअसल सूरज की रोशनी से रेटिना में डोपामीन का स्राव होता है, जो आई बॉल के लंबा होने की प्रक्रिया को धीमा करता है। यह मायोपिया नैसर्गिक रोग लगता है। घर में समय बिताने वाले बच्चों में ऐसा नहीं हो पाता। अध्ययन बताते हैं कि बच्चे अगर रोज़ाना 2 घंटे घर के बाहर रहें तो मायोपिया का खतरा काफ़ी कम हो सकता है। इसके साथ ही 20-20 मिनट का नियम स्क्रीन उपयोग के दौरान राहत प्रदान कर सकता है। यानी हर 20 मिनट पर
20 फुट दूर किसी चीज़ को 20 सेकंड के लिए देखना यह आँखों के तनाव को कम करता है और इसके अलावा स्क्रीन को आँखों से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को तो मोबाइल देना भी नहीं चाहिए। साफ है, मायोपिया के तेज प्रसार को देखते हुए बच्चों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बच्चा आंखें मीचता है, बहुत पास बैठकर टेलीविज़न देखता है या पढ़ने के बाद सिर दर्द की शिकायत करता है तो तुरंत उसकी आंखों की जांच करवाएं। गौर कीजिए, मायोपिया का पता जितनी जल्दी चलेगा उसे धीमा करने के लिए उतने अधिक उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए स्कूलों को भी चाहिए कि वे अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम में हर साल बच्चों की आंखों की जांच अनिवार्य रूप से शामिल करें। आज मायोपिया एक ऐसी समस्या है जो देश की हर स्कूल कक्षा में चुपचाप प्रवेश कर गई है। हम बच्चों के वजन की जांच करते हैं, उनकी सुनने की क्षमता की जांच करते हैं, उनके टीके लगवाते हैं, पोषण पर भी नज़र रखते हैं, लेकिन आँखों की नहीं सोचते। आखिर हम यह जांच करना कब शुरू करेंगे कि हमारे बच्चे साफ साफ देख भी पा रहे हैं या नहीं। अगला लेख है रामानंद आचार्य स्वामी श्री राम नरेश आचार्य जी का। ईश्वर स्वरूप जल। जल के लिए अब जो दृष्टि लोगों की है उस दृष्टि में दोष है। उसका मूल कारण जल के प्रति जो आध्यात्मिक भावना थी वह नष्ट हो गई। जो लौकिक भावना होनी चाहिए थी, जल बहुत उपयोगी है, वह भी नहीं बन पाई। इसके लिए राष्ट्रीय प्रयास नहीं हुए। नल लगते गए, टंकियाँ बनती गईं, जल आपूर्ति बढ़ी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अच्छे मूल्यों का प्रसार नहीं हुआ। बुद्ध की क्या महिमा है। लोग गांधी का नाम बुलाकर वोट लेते समय चर्चा करते हैं, किंतु गांधी से जुड़े अच्छे मूल्यों की स्थापना के लिए शिविर लगाने बंद हो गए। बाकी शिविर लग रहे हैं। आप कैसे वोटरों को लाएंगे, कैसे चुनाव में मत डलवाएंगे, यह सब बताया जा रहा है। जल की जो भौतिक महत्ता है, न उसे ठीक से प्रचारित किया गया है, न जल के प्रति लगाव का भाव लोगों में डाला गया। जल की जो आध्यात्मिक महत्ता थी वह भी धूल में मिल गई है। जल के लिए मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। कुएं पर हम लोग चप्पल पहनकर जल नहीं निकाल सकते थे। यदि जूता पहने हुए हैं और जल निकाल रहे हैं तो रास्ता चलता कोई भी आदमी टोक देता था, ये बेवकूफ़, जल भगवान निकाल रहे हो और जूता पहने हो। ये कुआं भगवत स्वरूप है, जल दे रहे हैं। वरुण देव का छोटा स्वरूप है। बड़ों पर जूता रखोगे। गांव में हल जोतने वाला जो मजदूर है वह भी जल का अपमान करने वालों को डांट लगा सकता था। छोटी आयु से ही लोग जल की आध्यात्मिक महत्ता को समझते थे और उसके आधार पर उसका बहुत ही संतुलित और संयमित सदुपयोग करते थे, तो जल की मात्रा भी सुरक्षित रहती थी। किंतु अब जल का अपमान हो रहा है तो नल सूख रहे हैं, कुएं तालाब सूख रहे हैं, भूजल स्तर तेजी से घट रहा है। जहाँ पर नदियों की भरमार है उस बिहार में भी जल स्तर नीचे चला गया है। वैज्ञानिकों की मदद से यह समझ कर कहना चाहिए कि जल का संयमित प्रयोग करो, वरना आने वाले दिनों में आपको पीने के लिए और भोजन बनाने के लिए जल नहीं मिलेगा, कृषि के लिए नहीं मिलेगा। जैसे पृथ्वी के बिना सृष्टि बेकार है, वैसे ही जल के बिना पृथ्वी भी बेकार है। जल भगवान का स्वरूप है। कहते बता दिया जाता था कि जल ब्रह्म सर्वत्र फैला है, किंतु कुछ नदियों में तो जल भगवान का शरीर है। जल, आकाश, प्रकाश, अग्नि इत्यादि, यह भावना ही सच्ची ईश्वरीय भावना है। जैसे हम अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहते हैं, ठीक वैसे ही
हमें जीवन से जुड़े संसाधनों का भी सदुपयोग सीखना चाहिए। आज का पेपर कंप्लीट हो गया।